नमस्कार दोस्तों ठीक 10 साल पहले मुकेश अंबानी के रिलायंस ने एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाया था टेलीकॉम सेक्टर में। आपको पता ही है कि उसके पहले क्या रेट हुआ करता था एक एक जीबी डेटा का और अब क्या सिचुएशन है। लेकिन यहाँ पर आपको पता होगा कल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एनुअल जनरल मीटिंग था। ये बेसिकली 49th एनुअल जनरल मीटिंग था जिसमें कई सारे बड़े अनाउंसमेंट किए गए, जिसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मूव चला जा रहा है वो है जियो के आईपीओ का। क्या है ना कि अभी एनएससी के बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसका आईपीओ आ रहा है। तो चर्चा ये हो रही थी कि ये अब तक का सबसे बड़ा होगा, लेकिन जस्ट एग्जैक्टली 2 दिन बाद यहाँ पर जियो ने भी अनाउंस कर दिया कि वो आईपीओ लेकर आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं ये एनएससी के आईपीओ से भी बड़ा होने वाला है, क्योंकि एनएससी करीब 30,000 करोड़ रुपए रेस करने वाला है और जियो जो है वो करीब 35,000 करोड़ रुपए के आसपास रेस करेगा। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो जो खबर आ रही है कि मुकेश अंबानी की जो रिलायंस है अब वो चाहती है कि भारत का जो पूरा एआई इकोनॉमी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको अपने अंडर में लाया जाए, मतलब उसको पूरी तरह से कंट्रोल किया जाए। तो क्या ये पॉसिबल है? क्या रिलायंस ने जो जियो में कमाल दिखाया था क्या वैसा ही कुछ इसके अंदर भी करने जा रहे हैं एआई के अंदर, क्योंकि एआई फ्यूचर माना जा रहा है। तो इसको डिटेल से हम चर्चा करेंगे कि देखो, क्योंकि जनरली हमारा जो थॉट है एआई को लेकर वो क्या रहता है, जेमिनाई, चैट जीपीटी, इसी के आसपास घूमता रहता है। लेकिन इससे काफी ज्यादा बड़ी चीज है एआई, जिसका फायदा उठाना चाहती है रिलायंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं अगले साल के लिए, या फिर आप कॉलेज में हो 2028 की तैयारी कर रहे हो, 22 जून से हमारा दोनों नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। ये फोन नंबर है, कोई डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड कि इसके अंदर मेंटरशिप, रिवीजन, टेस्ट, ये कैसे आप अवेल कर सकते हो, ये फोन नंबर पर आपको बता दिया जाएगा। एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। देखिए यहां पर कल जो 49th एनुअल जनरल मीटिंग हुआ रिलायंस इंडस्ट्रीज का, इसमें जो सबसे बड़ा अनाउंसमेंट था वो ये नहीं था कि कोई नया चैटबॉट लाया जा रहा है, मतलब जैसे चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, वैसा कुछ लाने की कोशिश नहीं की जा रही है। इनफैक्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जो चेयरमैन है मुकेश अंबानी जी, उन्होंने एक सिंगल स्टेटमेंट में अपना पूरा जो थॉट प्रोसेस है कि रिलायंस किस दिशा में जाएगा वो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए उन्होंने क्या कहा है, रिलायंस इंटेलिजेंस इज डिजाइंड टू डिसरप्ट द इकोनॉमिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाय मेकिंग इट हाईली अफोर्डेबल एंड वाइडली एक्सेसिबल इन इंडिया। मतलब आपको याद होगा जियो को लेकर भी कुछ वैसा ही किया गया, बहुत ज्यादा अफोर्डेबल बनाया गया, हर एक के पास इंटरनेट एक्सेस मिले वो किया गया, और साथ ही साथ पूरे देश भर में उसको फैलाया गया। तो वैसा ही मतलब यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी कुछ वैसा ही करने की कोशिश है, और इसका मेन मकसद यही होगा कि जो एआई का अडॉप्शन है उसको डेमोक्रेटाइज किया जाए एट लोअर कॉस्ट, और इंश्योर किया जाए कि जो एडवांस्ड एआई कैपेबिलिटीज है वो देश के हर नागरिक तक पहुंचे। देखिए यहाँ पर एक चीज समझना होगा, जो चैट बॉट होता है और जो एआई की इकोनॉमी होती है ना, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्योंकि ज्यादातर लोगों को लगता है एआई का मतलब क्या, चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लाउड, तो ऐसा ही इसी के आसपास लगता है लोगों को। बट ये तो सिर्फ विजिबल एप्लीकेशन है ना, जो अल्टीमेटली कंज्यूमर कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब जो आप डायरेक्टली यूज कर रहे हो। बट जो एआई होता है, इट इज, आप ऐसा समझिए जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया। जब इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट हुआ था तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी सिर्फ इसमें थोड़ी थी कि आप बल्ब को बेचो, वो तो एक एस्पेक्ट है, वो तो एक पार्ट है। लेकिन सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट होने से था, जो पावर प्लांट्स हैं उसको कौन कंट्रोल करेगा, ट्रांसमिशन लाइंस को कंट्रोल करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को कौन कंट्रोल करेगा। अगर ये जो चीजें करेंगे लोग तो इसमें सबसे ज्यादा पैसा बनने वाला है। सिमिलरली जो अंबानी है उनको लगता है कि जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो चैट बॉट में नहीं है, वो तो हमें करना है, लेकिन यहाँ पर एआई डेटा सेंटर कौन कंट्रोल कर रहा है, एआई क्लाउड, एआई चिप का एक्सेस, एआई मॉडल, एआई एप्लीकेशंस, एआई डिस्ट्रीब्यूशन, जो कंपनी इसको कंट्रोल करेगी वो पूरे एआई की इकोनॉमी को कंट्रोल करेगी, और रिलायंस वैसा ही कुछ करने चाहती है। अच्छा, यहां पर जो जियो का फॉर्मूला है क्या वो रिपीट हो रहा है? क्योंकि 2016 में देखिए टेलीकॉम रेवोल्यूशन आया था, जब जियो एंटर किया था, ज्यादातर एनालिस्ट को ऐसा लग रहा था कि मोबाइल मार्केट में ही हलचल होने वाली है। लेकिन जो अंबानी है उन्होंने पूरा का पूरा डिजिटल इकोसिस्टम तैयार कर दिया, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइबर नेटवर्क, टावर लगाना, स्पेक्ट्रम लगाना, वो सब कुछ
किया, डिस्ट्रीब्यूशन, मोबाइल कनेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करना, कंज्यूमर तक पहुंचाना, एप्लीकेशन जैसे जियो टीवी, जियो सिनेमा, ये सब लेकर आ गए। कंज्यूमर्स मतलब हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ आपको कंज्यूमर्स देखने को मिलेंगे और इसका नतीजा ये निकला कि जो जियो है वो भारत का सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर बन गया विद 500 मिलियन सब्सक्राइबर्स और 60% भारत का जो डेटा ट्रैफिक है वो रिलायंस के थ्रू होकर जाता है। अच्छा, 2026 में क्या है? इंटेलिजेंस रेवोल्यूशन, एआई। मतलब अब रिलायंस यहां पर वही स्ट्रैटेजी एआई में चल रहा है। इंस्टेड ऑफ कनेक्टिविटी फॉर एवरीवन, मतलब कनेक्टिविटी पे ज्यादा फोकस से ज्यादा जो नया स्लोगन होगा वो है इंटेलिजेंस फॉर एवरीवन, क्योंकि जियो के समय कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट थी, मोबाइल नेटवर्क, लेकिन अब यहां पर इंटेलिजेंस सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है। तो मुकेश अंबानी हैज रिपीटेडली स्टेटेड कि जो रिलायंस है वो एआई को अफोर्डेबल बनाना चाहता है और जैसे मोबाइल डेटा को एक्सेस बनाया गया था जियो के आने के बाद से, वैसा ही एआई को भी बनाना चाहते हैं। अच्छा, यहां पर एक एक करके मैं आपको बताता हूं कि अपॉर्चुनिटीज है कहां। सबसे पहला एनर्जी, क्योंकि ज्यादातर लोगों को रियलाइज नहीं होता बट एआई का पूरा जो बिजनेस है वो एनर्जी पर डिपेंडेंट है। मतलब जो बड़े बड़े एआई मॉडल्स होते हैं उनको मैसिव इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, कूलिंग सिस्टम चाहिए, 24/7 डेटा सेंटर ऑपरेट करना चाहिए। तो यहां पर एडवांस्ड एआई सिस्टम में ट्रेनिंग का अगर दिया जाए तो इट कैन कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी कंपेरेबल टू दैट यूज्ड बाय एंटायर टाउन। मतलब जो एडवांस्ड एआई सिस्टम होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है ना, वो बड़े बड़े टाउन के साइज की जो कंजम्पशन होती है उतने बराबर होती है। सोचिए, तो रिलायंस तो आप सब जानते हो उसके पास ऑलरेडी सोलर एनर्जी, बैटरी स्टोरेज, ग्रीन हाइड्रोजन, ये सब कुछ है। तो इसी की वजह से रिलायंस क्या है, उसके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि बाकी के जो कॉम्पिटिटर्स होंगे वो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रिसिटी किसी और से खरीदेंगे। रिलायंस क्या कर रहा है, अपना खुद का इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है और उसकी वजह से क्या होगा, उसका जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा बाकी कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले। आप समझ लो कि इससे कितना फायदा होगा। दूसरा लेयर है वो है एआई डेटा सेंटर का। मतलब जो रियल एआई वॉर है आज के डेट में वो सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं है बट डेटा सेंटर किसके पास है, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट जो जीपीयू है वो किसके पास है, कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर किसके पास है। मॉडर्न एआई इकोनॉमी जो है वो बहुत सारे क्लस्टर्स ऑफ जीपीयू पर डिपेंड करती है, यहां पर रन करती है और जो जीपीयू को कंट्रोल करेगा वो एक प्रकार से आप समझ सकते हो कि एआई को कंट्रोल कर सकता है। तो रिलायंस क्या कर रहा है, जो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर है और एआई रेडी जो डेटा सेंटर्स है उसके ऊपर हेविली इन्वेस्ट कर रहा है और यहां पर रिपोर्ट आ रही है दैट जियो इज बिल्डिंग लार्ज स्केल फैसिलिटीज इंक्लूडिंग एक्सपेंशन इन जामनगर। तीसरा जो लेयर है जो यहाँ पर रिलायंस फोकस कर रहा है वो है एनवीडिया पार्टनरशिप। आपको पता है कि रिलायंस का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मूव ये था इस साल, वो ये था कि आप एनवीडिया के साथ पार्टनरशिप करिए। एनवीडिया आज के डेट में दुनिया का आप कहीं चले जाओ, एआई का जो चिप मार्केट है उसमें एनवीडिया ही डोमिनेट करता है। तो कंपनी क्या करती है, जो बहुत बड़े बड़े जीपीयूज हैं वो आप देख सकते हो, सुपर कंप्यूटर जो टेक्नोलॉजी है वो लगा कर देती है। तो रिलायंस और जो एनवीडिया का पार्टनरशिप है, कॉपरेशन है, वो बेसिकली एआई क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंग्वेज मॉडल्स, एआई कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म उसके ऊपर है और इसकी वजह से रिलायंस को एक्सेस मिल सकता है मोस्ट क्रिटिकल रिसोर्स। क्योंकि अगर आपको एआई चलाना है तो सबसे एडवांस जो चिप्स हैं, जो चिप मार्केट है उसमें आपका एक्सेस होना चाहिए, जो एनवीडिया के साथ रिलायंस ने कर लिया है। फिर इसके अलावा सॉवरेन एआई, अगर आप देखोगे ना, जो मुकेश अंबानी है वो बार बार अपने स्पीच में सॉवरेन एआई के बारे में बात कर रहे थे। मतलब जो कंट्री है वो दूसरे फॉरेन कंट्रीज के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। आज के डेट में ज्यादातर जो लीडिंग एआई मॉडल्स हैं, चाहे ओपन एआई, गूगल, ये सब बाहर की कंपनी है। तो रिलायंस का आर्गुमेंट यह है कि इंडिया शुड डेवलप इट्स ओन एआई मॉडल। इंडियन जो कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंडियन लैंग्वेज कैपेबिलिटीज है, ये सब कुछ इंडिया सेंट्रिक होना चाहिए, हमें किसी और कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। फिर लेयर 5 जो है वो है इंडियन लैंग्वेज एआई। आज के डेट में आप देखोगे ना तो जितने भी ग्लोबल एआई सिस्टम हैं वो इंग्लिश को तो समझते हैं, इंग्लिश पर ज़्यादा स्ट्रांग हैं, बताते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट अदर लैंग्वेजेस। और यहाँ पर भारत में आप सब जानते हो 1.4 प्लस बिलियन पीपल हैं, हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेजेस हैं, डजन्स ऑफ मेजर स्क्रिप्ट्स हैं। तो ज़्यादातर जो इंडियंस हैं दे डू नॉट यूज़ इंग्लिश एज प्राइमरी लैंग्वेज। सो रिलायंस यहाँ पर वर्क कर रहा है कि नेचुरली यहाँ पर जो हिंदी है, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती, ये सब पर जो है रिलायंस यहाँ पर वर्क कर रहा है ताकि भारत के अंदर इसकी सप्लाई अच्छे से किया जा सके, क्योंकि बाकी के जो बड़े बड़े दिग्गज हैं वो भारतीय लैंग्वेज पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं एंड इसकी वजह से एक बड़ा कॉम्पिटिशन जो है वो रिमूव हो सकता है और रिलायंस इसका डायरेक्ट फायदा उठा सकता है। फिर इसके अलावा लेयर 6 है वो है एंटरप्राइज एआई। देखो, रिलायंस को कमाई कंज्यूमर से तो होगी, लेकिन कंज्यूमर्स के लिए बहुत ज़्यादा दाम बढ़ा नहीं सकता रिलायंस। तो एक्चुअल जो कमाई है रिलायंस की वो बिजनेसेस से आने वाली है, क्योंकि जो
पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, जैसे बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस फर्म, हॉस्पिटल्स, फैक्ट्रीज, इन सबको यहाँ पर एआई चाहिए होगा जो रिलायंस बहुत सस्ते में प्रोवाइड कर सकता है। सो दिस मार्केट में अल्टीमेटली बी लार्जर देन कंज्यूमर चैटबॉट। मतलब एंटरप्राइज एआई के अंदर आप देखोगे तो इसमें कस्टमर सर्विस ऑटोमेशन, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, फ्रॉड डिटेक्शन, मतलब आप सोच खोलो ना, स्विगी खोलो, जोमेटो खोलो, कुछ भी खोल लो आप ऐप, आज के डेट में हर जगह एआई बॉट लगे हुए हैं। तो उनको जो सर्विस प्रोवाइड करना है वो रिलायंस सस्ते दाम पर कर सकता है। अच्छा, ऑल अक्रॉस रिलायंस बिजनेसेस, मतलब रिलायंस आज के डेट में जितने भी आप कहीं मेजर बिजनेसेस ले लो वहाँ पर मौजूद है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर एआई जो है वो इसके साथ क्यों नहीं इंटीग्रेट हम कर सकते हैं, चाहे वो टेलीकॉम है, रिटेल है, हेल्थ केयर है, एग्रीकल्चर, एजुकेशन। तो रिलायंस के पास तो ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े जो बिजनेसेस हैं वो इसका अडॉप्ट करने के लिए रेडी हैं। अच्छा, इन्वेस्टर्स क्यों एक्साइड हो रहे हैं? देखो क्या है ना कि इन्वेस्टर्स को भी पता है कि ये जो मूव चला जा रहा है रिलायंस के द्वारा वो पूरा का पूरा तस्वीर बदल सकता है। जैसे ऑयल एज के समय ऑयल प्रोड्यूसर्स बड़े विनर्स थे, इंटरनेट एज में क्लाउड प्रोवाइडर, सर्च इंजन, प्लेटफॉर्म, ये सब विनर्स थे। लेकिन एआई के एज में कंप्यूट प्रोवाइडर्स, डेटा सेंट्रिक ऑपरेटर्स, ये पॉसिबल विनर्स आप कह सकते हो। अच्छा, जियो का जो जियो आईपीओ जो है वो इतना मैटर क्यों करता है? देखो, रिलायंस ने यहाँ पर रिकॉर्ड ब्रेकिंग जियो आईपीओ को फाइल कर दिया है एंड जियो इज नो लॉन्गर मियरली अ टेलीकॉम कंपनी। जियो के आज के डेट में आप देखोगे तो टेलीकॉम, एआई, क्लाउड, एंटरप्राइज नेटवर्किंग, डिजिटल सर्विसेज, ये सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। अच्छा, अब इसमें क्या सब चीज़ें बहुत आसानी से हो जाएंगी? बिल्कुल भी नहीं, चैलेंजेस हैं बहुत सारे। सबसे पहला तो कैपिटल कहाँ से आएगा, क्योंकि इसमें आपको मैसिव इन्वेस्टमेंट चाहिए। रिलायंस का कहना है कि अभी तो हम 10 लाख करोड़ रुपए जो है इसके अंदर लगाने वाले हैं, एआई, एनर्जी, इन सब के ऊपर। फिर कंपटीशन, रिलायंस को बहुत ज़्यादा कंपटीशन देगा, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गूगल, अब तो ये भी है नीचे, और इन कंपनीज के पास ऑलरेडी एडवांस्ड एआई इकोसिस्टम है। तो सोचिए, रिलायंस को तो पूरा स्क्रैच से बनाना पड़ेगा, लेकिन ऑलरेडी कॉम्पिटिटर्स के पास सब कुछ मौजूद है। तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, चैलेंज करेंगे रिलायंस को, उनको भी पता है कि रिलायंस बड़ा प्लेयर है। फिर इसके अलावा मोनेटाइजेशन, देखो आपने देखा होगा रिसेंटली जो जितने भी कंपनीज हैं, कंपनीज जो एआई के ऊपर डिपेंडेंट हैं, एनवीडिया वगैरह, जितने भी आप देख लो, रिसेंटली इनके शेयर्स में बड़ी गिरावट हुई थी, क्योंकि ये लगातार बहुत हेविली इन्वेस्ट होते जा रहे थे, डिमांड बढ़ रहा था। लेकिन जब अब रियलिटी हिट कर रही है, उतना रेवेन्यू आ नहीं रहा है, तो अब समझ में आ रहा है कि भाई देखो, बहुत सारी जो चीज़ें थी बस ख्याली पुलाव था। अब यहाँ पर एक्चुअल में जब शेयर्स के दाम है आप देखोगे तो वो नॉर्मल लेवल पर होते जा रहे हैं। तो भले ही रिलायंस यहाँ पर हेविली इन्वेस्ट करेगा, वो भी तो यही सोच के कर रहा है कि उससे रिटर्न आएगा, लेकिन क्या एक्चुअल में वो उतना रिटर्न आ पाएगा कि नहीं, बहुत सारे सवाल हैं, देखना होगा। बट आई होप कि कल से इसके बारे में जो चर्चा हो रही थी कि रिलायंस जो है और मुकेश अंबानी पूरा का पूरा एआई इकोनॉमी ओन करना चाहते हैं, तो देखते हैं उनकी स्ट्रैटेजी क्या होती है, क्या एक्चुअल में ये पॉसिबल हो पाता है। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखो, अभी क्योंकि हम एआई की बात कर रहे हैं, एक डिक्लेरेशन साइन हुआ था, ब्लेचले डिक्लेरेशन ऑन एआई सेफ्टी। क्या बता सकते हो इसके सिग्नेटरीज कौन कौन से हैं इन देशों में से? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 22 जून से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आप अगले साल 2027 में तैयारी करना चाहते हैं या फिर 2028 की तैयारी करना चाहते हैं, अलग अलग बैच अवेलेबल हैं, या फिर ये फ़ोन नंबर दिया है, इस पर कॉल कर लीजिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। यूज़ करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। Study IQ IAS, making India smarter and better.